डिजाइन करते हैं उसको गो थ्रू करेंगे। तो इस चैप्टर ये जो हमारा चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5, इसमें हम लोग जो स्टडी करने वाले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में। आगे आगे आप लोग अभी जैसे सिंगल रीइंफोर्स्ड के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, तो आगे आपके सिलेबस में डिफरेंट बीम लाइक डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में स्टडी करोगे, देन टी बीम्स की सिर्फ थ्योरी आप लोगों की, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें हम लोग थ्योरी एंड डिजाइन दोनों करेंगे। ये जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, इसमें हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड का कंसेप्ट यूज करेंगे, बेसिक थ्योरी एंड बेसिक डिजाइन। इसी में तुम्हारा पिछले चैप्टर का भी कंसेप्ट अभी रिवाइज होंगे, तो बस वो जो ग्राफ्स थे उसको थोड़ा रिकॉल करना और उसी के कंसेप्ट यूज होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर। ठीक है, अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है मेरे को उसी टाइम बोल देना, आई गेट बैक टू द प्रीवियस टॉपिक अगर किसी को लगता है तो। ठीक है, अभी बेसिक जनरल शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में स्टडी करेंगे। बीम क्या होती है, कोई बताएगा? बीम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सुरल मेंबर। बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सुरल मेंबर होता है। तो इसमें हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके डिजाइन के बारे में। यहाँ पे जैसे कि बोला हो, बीम क्या होती है? फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर कौन सा होता है? एक ऐसा मेंबर जिसके जो अगर हम बात करें जिसकी जो लेयर्स की टेंडेंसी क्या होती है, बेंड होने की, या कोई ऐसा मेंबर जो कि बेंड होता है या फिर फोल्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सुरल मेंबर बोल देते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। बीम आर द फ्लेक्सुरल मेंबर which are provided in the structure to resist bending। हमारी जो बिल्डिंग्स के अंदर आप लोग देखते हो, आप लोगों ने अपनी क्लासरूम्स में भी देखा है, स्पैन ज्यादा रहता है, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए, स्लैब को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया होता है जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। अब बीम क्या करती है? जो बेंडिंग हो रही होती है, ठीक है, मतलब अगर ये तुम्हारी बीम है, अगर इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, ये फर्दर नीचे ऐसे बेंड हो रही है, तो एक बीम की टेंडेंसी क्या होती है? इस बेंडिंग को रेजिस्ट करना, जो कि किसकी वजह से होती है बेंडिंग? जो ये एक्सटर्नल लोड इस बीम के ऊपर लग रहा होता है, इसकी वजह से जो बेंडिंग हो रही होती है। हमारी बीम जो हमें इस तरह से डिजाइन करनी है कि वो जो ये वाली जो ये बेंडिंग हो रही है ना, जिसको हम डेल्टा डी से भी डिनोट करते हैं, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में डी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो ये नीचे बेंडिंग हो रही है, जो ये मूव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रही है, हमारी बीम इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि ये इस बेंडिंग को क्या करे? रेजिस्ट करे, और हमारा जो स्ट्रक्चर क्या रहे? सेफ रहे। तो हमने इसी के डिजाइन के बारे में स्टडी करना है। अब आगे हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास बीम कितनी तरह की होती है। 3 टाइप की आरसीसी बीम होती है। आरसीसी आप लोगों को पता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम्स। हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली वाली जो होती है दैट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस बीम में हम सिर्फ रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहे हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को पहले भी सारी थ्योरी करा चुकी हूँ। इस थ्योरी में हमने क्या किया था कि मान लो अगर ये वाली तुम्हारी ये जो बीम है, फिक्स बीम है, यहाँ पे शो कर रखी है, इसमें क्या है, अगर लोड इधर लग रहा है तो ये जो जब ये बेंड होती है, लोड लगा, ये इस तरह से बेंड होती है बीम इधर। ठीक है, जब ये इस तरह से बेंड हुई तो ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, इधर जो इधर लोड लगने पे ये वाले जो फाइबर्स हैं ये अंडर कंप्रेशन, मैंने सी से डिनोट किया हुआ है, और जो नीचे वाले जो फाइबर होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, वो अंडर टेंशन होते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो स्टील प्रोवाइडेड है वो सिर्फ इस टेंशन जोन में है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये तुम्हारी बीम है और जो स्टील प्रोवाइडेड है वो सिर्फ इस नीचे टेंशन जोन में, मैंने आपको बताया था कि बीम 2 जोन्स में डिवाइड करी जाती है, एक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और एक न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो जोन होता है उसको कंप्रेसिव वाला जोन कहते हैं, कंप्रेसिव जोन बोल देते हैं, और जो नीचे वाला जोन जहां पे हमारी टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करती हैं, डोमिनेट करती हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए, टेंसाइल फोर्सेस जो एक्ट कर रही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रही है, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे नीचे क्या प्रोवाइड करते हैं? रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमारी रीइंफोर्समेंट सिर्फ इस टेंसाइल जोन में होती है, उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं। ठीक है, अब यही डेफिनेशन को जरा गो थ्रू करते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? if the steel is provided only on tensile side, वही बताया हुआ कि सिर्फ अगर टेंसाइल साइड में स्टील प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं। अगर इसको क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखोगे तो सेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह से, आपको जो हमेशा से पहले भी समझाया, ऊपर वाला जो जोन होता है अंडर कंप्रेशन होता है, नीचे वाला जोन अंडर टेंशन होता है। क्यों? अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस कौन सी होती है? जो फोर्सेस अंदर की तरफ एक्ट करती है। तो जब भी बीम हमारी बेंड करती है, अगर ये हमारी बीम है, ये अगर नीचे को ऐसे इसके ऊपर लोड लग रहा है एक्सटर्नल, ये इस तरह से बेंड करती है, तो जो यहाँ पे ऊपर वाले जो फाइबर्स होते हैं उसमें जो फोर्स लग रही होती है अंदर की तरफ लग रही होती है, अंडर कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेस लग रही होती है, तो इसलिए जो ऊपर वाला जो न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे हम बोलते हैं कि स्ट्रेसेस जीरो है, इस एक्सिस पे स्ट्रेसेस क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं जहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो है तो इट मीन वहाँ पे स्ट्रेन भी क्या रहती है? जीरो रहती है, मतलब
वहाँ पे कोई स्ट्रेन आए, उसमें कोई चेंज नहीं होता है उस लेयर के ऊपर, ठीक है। जो ऊपर वाली फोर्सेज होती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, वहाँ पे कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाली जोन में टेंशन जोन। तो अगर सिर्फ बीम के क्रॉस सेक्शन जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ नीचे टेंशन जोन में सरिया प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ नीचे वाले जोन में प्रोवाइड किया हुआ है, उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। इसमें कोई डाउट जो भी मैंने बोला? ना जी। ओके, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। आगे जो हमारी जो सेकंड टाइप की बीम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। किस तरह की बीम होती है, डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगल बीम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, आपके ऊपर भी नीचे ऊपर भी सरिया प्रोवाइड होगा, कंप्रेसिव जोन में भी सरिया प्रोवाइड किया जाएगा, और नीचे वाले टेंसाइल जोन में भी सरिया प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो बीम होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं, जहां पे कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट है और टेंसाइल जोन में भी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। उस तरह की उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम। यहाँ पे देख रहे हो ना, रीइंफोर्समेंट सेक्शन में यहाँ पे भी शो कर रखी है और नीचे भी शो कर रखी है, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी, डबली रीइंफोर्समेंट। और जो पहले जैसे सिंगली की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जब भी उस पर लोड एक्ट कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन जोन में जितना भी स्ट्रेस बियर किया है वो सिर्फ कंक्रीट ने किया है, और जो टेंसाइल जोन में जो हम जो भी मोमेंट एक्ट करें, जो भी रेजिस्टेंस होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है, सरिया प्रोवाइड करता है। सिर्फ मतलब जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिए, टेंसाइल जो भी फोर्सेस लग रही है उसको बियर कौन करेगा, सिर्फ रीइंफोर्समेंट। चाहे वहां पे कंक्रीट भी प्रेजेंट है टेंशन जोन में, लेकिन उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब एज पर डिजाइन की बात करें, assumption लेकर चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टील है वही टेंसाइल फोर्सेस को बियर करता है, ठीक है। तो ये तो हमारी सेकंड बीम कौन सी थी, डबली रीइंफोर्स बीम, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर और थ्री टाइप, अच्छा तीसरी यहाँ पे शो नहीं करेगी, जो थ्री टाइप हम लोग आगे जो एक और जो थर्ड चैप्टर में जब हम इसके आगे जो हम स्टडी करेंगे ना, टी बीम्स के बारे में स्टडी करेंगे। टी बीम या उनको क्या बोलते हैं, इस तरह की बीम्स होती हैं, यहाँ पे ये टी बीम इस तरह की शेप में होती है, ठीक है, जो तीसरी टाइप की हमारे पास होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, बीम का वेब हो जाता है। यहाँ पे जो स्लैब का कुछ पार्ट जो बीम के साथ ही अंदर मिला हुआ होता है, ये स्लैब आगे यहाँ पे स्लैब होती है, ठीक है। तो इस ये जो इतना पार्ट जो बीम का है, ठीक है, एक तो यहाँ पे टी शेप में होती है, ठीक है, ये स्लैब का पार्ट होता है, इसी के साथ मर्ज किया होता है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये और ये क्या होते हैं, फ्लैंज होते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है वेब होता है। इसकी रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग अलग है, इसका डिजाइन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरी है इस तरह की। लेकिन डबल रीइंफोर्स और रीइंफोर्स्ड बीम की आप लोग को थ्योरी भी है और डिजाइन भी है, ठीक है। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। आगे बेसिक जो भी हमने पिछले चैप्टर में कॉलम नहीं कहते क्या मैम, जो से नीचे ये टी था, ये टी के शेप में था उनसा रजे, वो कॉलम नहीं है। देखो ये इस तरह की जो हमारी स्लैब होती है ना, स्लैब, और यहाँ आप देखते होगे इस तरह की, एक बीम इधर, एक इधर, एक बीम इधर, ठीक है, ऐसे दिखती हैं। आप अपनी कॉलेज की लैब्स में आना जरा, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे बीम इस तरह की आपको दिखती है, ठीक है। इधर 1 2 3 नंबर ऑफ बीम। तो जो यहाँ पे कुछ एंड्रेस पार्ट होता है ना, यहाँ पे इसमें, ठीक है, आप इसमें रीइंफोर्समेंट थोड़ी सी ऊपर भी प्रोवाइड करते हो, बीच में आप लोगों के इंक्लाइंड बार्स भी होते हैं, ठीक है, स्टिरअप्स भी प्रोवाइडेड होते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है बीम का, जो ये नीचे को थोड़ा होता है, इसको हम लोग वेब बोल देते हैं। और जो ये साइड वाला जो पार्ट, इतना वाला जो पार्ट होता है ना, जो साइडों वाला, ये तो हमारी बीच वाली स्लैब है। जो इतना वाला पार्ट होता है ना साइडों वाला, उसको हम लोग फ्लैंजेस बोल देते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। जब इसकी थ्योरी करोगे देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। कॉलम क्या हो गया, ये जैसे मान लो ये आपकी क्या हो गई, स्लैब हो गई। कॉलम क्या हो गया, ये तो बीम, और ये बीम जो कि स्लैब को सपोर्ट कर रही है। अब कॉलम क्या हो गया, जो मैंने मान लो ये यहाँ पे साइड पे जो प्रोवाइड किए, दैट इज कॉलम, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, ठीक है। ये कॉलम हो गए। ये अगर आप इसको इस तरह से इसका सेक्शन देखोगे, ये इसी तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। कॉलम इस तरह के पूरे हो गए। बीम आपकी ये छत के साथ जो यहाँ पे अटैच हो रखी होती है, ठीक है, छत स्लैब होती है ना, स्लैब के जब आप नीचे, आप जिस रूम के अंदर होगे, कोई भी कॉलेज में आना, आप देखना अपनी लैब के अंदर ऊपर आपको बीम्स दिखेंगे, और जो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर जिसकी रीइंफोर्समेंट जो उसके साथ स्लैब के अंदर हो रखी होती है, यहाँ पे उसको हम टी बीम की तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। बाकी अभी इसकी थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, तो मैं फिर डायग्राम आप लोगों को उसमें पूरा बताऊंगी। अभी फिलहाल हम सिंगली रीइंफोर्समेंट को फोकस करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक मैं बेसिक सा ओवरव्यू सा इसमें मिलेगा, उसके बाद सीधा सिंगली के डिजाइन पे जाएंगे।
अब हमारी अगर हम बात करें, मैंने पहले जब हमने एक चैप्टर किया था जो मैंने आप लोगों को करवाया था अंडर वर्किंग स्ट्रेस में, आप थ्योरी ऑफ, ठीक है, आपको अपने नोट्स गो थ्रू करोगे जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था थ्योरी ऑफ बीम्स। उस थ्योरी ऑफ बीम्स में हमने 3 सेक्शन के बारे में स्टडी किया था। एक बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन होता है बीम का, और ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन होता है, ठीक है। अब इन तीनों को हम वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। पहले हमने वर्किंग स्ट्रेस के उस टाइम पे हमने वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से स्टडी किया था, अभी हम जो करेंगे लिमिट स्टेट के हिसाब से करेंगे। अभी जो पिछली हम लोगों ने एजम्पशंस करी थी, अब उसके डायग्राम्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, जो हमने एजम्पशन टेस्ट के बेसिस पे निकाली थी। हमने स्टील के ऊपर रीइंफोर्समेंट के ऊपर डिफरेंट टेस्ट किए थे, तो हमारे पास एक आइडल कर्व आई थी। उस आइडल कर्व से हम लोगों ने स्ट्रेन डायग्राम निकाला था और एक स्ट्रेस डायग्राम निकाला था। अगर थोड़ा सा याद करो तो इस तरह का कुछ कर्व बनी थी। मैं आपको यहाँ पे दोबारा ओपन करके दिखा देती हूँ जिनको नहीं याद होगा। दिख रही है ये वाली कर्व? हम लोगों ने स्टडी करी थी ना लास्ट लेक्चर में, हाँ या ना? याद है कि नहीं? नहीं होगा तो प्लीज इसको गो थ्रू करना। मैंने बहुत डिटेल में पूरी एक्सप्लेन करी थी। ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने स्टडी करी थी, ये कंक्रीट के स्ट्रेसेस को स्टडी किया था। ये आइडियल कर्व से बनी थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ तक आपकी जो कर्व है पैराबोलिक रहती है, जहां पे आपका स्ट्रेन कितना होता है 0.002, और जैसे ही हमारा स्ट्रेन रीच करता है 0.0035 पे, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस आते हैं कंक्रीट के, ठीक है। और हम लोगों ने ये x1 और x2 की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ xu। xu हम लोगों ने क्या बोला था कि ये बीम की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हम लोगों ने कंसीडर करके चली थी, ठीक है। ये सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस की यहाँ पे बात होती है, जो एक्चुअली ऊपर टॉप में कंक्रीट के ऊपर एक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जो हम लोगों ने, वैसे हम लोगों को जो बोला जाता है थियोरेटिकली कि 0.67 ऑफ एफसी के लेकर चलते हैं स्ट्रेंथ कंक्रीट की, लेकिन जब हमने एक्चुअली में डिजाइन करना है तो मैक्सिमम हम जो स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं 0.45 ऑफ एफसी के। वो कहां से आया था? 0.67 को हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया था, दैट इज 1.5 वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 0.45 एफसी की आई थी। ये चीजें हम लोगों ने कर्व की पूरी डिस्कस करी थी इन डिटेल कि ये कर्व कैसे बनी थी। तो अब यही वाली कर्व की शेप को जरा ध्यान से देखो। ये अब हम लोगों ने बीम के साथ पूरा प्रॉपर कंसीडर करके जब हम चले हैं यहाँ पे, अब ये वही किया हुआ है कि देखो, जिस बीम की अगर हम बात करें, बीम की जो विड्थ है बी से डिनोट कर रखी है, डेप्थ डी से, डेप्थ कहाँ तक, ये जो रीइंफोर्समेंट है इसके सीजी तक की डेप्थ लेकर चलते हैं हम। क्लियर कवर को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, रीइंफोर्समेंट के सीजी तक। और यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? आप लोगों को पहले जो थ्योरी ऑफ बीम्स में मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जहां पे हमारी जो बीम होती है उसमें स्ट्रेसेस क्या रहते हैं, बीम है ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो जब इसके ऊपर लोड लगा तो ये बीम इस तरह से बेंड हो जाती है, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे हमारी रहती है, बीम इस तरह से बेंड हो जाती है। एक मिनट, ठीक है, बीम इस तरह से बेंड होती है हमारी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फोर्सेस लग रही होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन अगर कर रहा होता है, या तो वो टॉप फाइबर पे अकर करता है या फिर वो बॉटम वाले फाइबर पे। टॉप फाइबर हमारा कंप्रेशन के अंडर होता है, बॉटम फाइबर जो हमारे होते हैं वो अंडर टेंशन रहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ की, तो हमने बोला कि जो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं, 0.0035 पे, ठीक है। अब वही जो कर्व हमने वहां पे करी थी, अब वो यहाँ पे शो करते हैं, वो कंक्रीट की कर्व थी, ठीक है। अब इसी कर्व को यहाँ पे किया, वो क्या बोला था, यहां से लेकर जहां पर स्ट्रेन हमारा 0.002 तक था वहां तक हमारी पैराबोलिक कर्व थी, और जैसे ही 0.002 से स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है कंक्रीट में, वहां पर जो हमारा कर्व जो रहता है, इसका प्लॉट रहता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाता है। और मैक्सिमम टॉप फाइबर पे हमारे स्ट्रेसेस कितने रहते हैं, 0.45 एफसी के। अब हमें एक्चुअल में जो निकालना है कि कंप्रेसिव फोर्सेस टोटल कितनी एक्ट कर रही हैं इस जोन में कंप्रेसिव फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही है, वो हम लोग को निकालना है। आई होप आप लोगों को ये वाली वैल्यूज याद हो, 0.57 और 4, ये वाली कहां से आई थी, 4.3 वाली वैल्यू याद है कि नहीं? नहीं तो मैं जल्दी से बताऊं।
याद है? कैन आई गेट अ रिस्पॉन्स प्लीज? बता दो मैम एक बार। नहीं याद है? ये वाली वैल्यू कहाँ से आई थी 0 पॉइंट? चलो ठीक है, बताते हैं। ये अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को ये वाली कर्व बताई थी, ठीक है, हम लोगों को क्या पता था कि इतना पता था जब टेस्ट किए थे कि डिफरेंट कंक्रीट्स के जब टेस्ट किए गए थे तो क्या पता चला था कि यहाँ तक जो कर्व बनती थी इस स्ट्रेन तक वो पैराबोलिक बनती थी, इसके आगे हमारी स्ट्रेट कर्व बनती थी कौन से तक? मैक्सिमम 0.0035 तक। तो हमें निकालना क्या था? हमें ये वाली वैल्यूज निकालनी थी कि कहाँ तक हमारी कर्व जो है पैराबोलिक बन रही है, कहाँ से हमारी कितने डिस्टेंस तक हमारी जो कर्व है बिल्कुल क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन ना आ रही, लीनियर बन रही है। ठीक है, तो अब अगर बात करें, ठीक है, अब हमें ये पता है x1 के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन कितना है? 0.02। पूरी इस न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ तक यहाँ तक कितना है? 0.0035। ठीक है, अब अगर x1 के कॉरेस्पॉन्ड 0.002 है और xu के कॉरेस्पॉन्ड 0.0035 है, वो हर जगह क्या रह रही है? सेम ही है। सारे टाइप ऑफ कंक्रीट की मतलब चाहे M20 M40 जिस किसी के ऊपर भी कंडक्ट किया, सेम तरह की ही ग्राफ की शेप आ रही थी। अब ये रिलेशन निकालने के लिए x1 x2 निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ xu, तो हम लोगों ने रेशो का कंसेप्ट पिक किया था इस तरह से। क्या किया? अभी डायग्राम में देखा था, x1 के कॉरेस्पॉन्ड कितना स्ट्रेन था? 0.002 और xu के कॉरेस्पॉन्ड कितना स्ट्रेन था? 0.0035। सब में यही रह रहा था, तो हम xu के टर्म में हम लोग को x1 चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया? x1 के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन 0.02, xu के कॉरेस्पॉन्ड 0.0035। रेशियो निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये समथिंग आपकी वैल्यू आएगी 0.57। आगे कुछ और भी डिजिट्स होंगे तो देख लेना। तो हम इसको लेकर चलते हैं 0.57 xu। ठीक है, ये u है, यहाँ xu लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये u, तो यहां से हमारे पास x1 कितना आया? 0.57 xu और x2 कितना आया? इधर देखिए, अगर x1 0.57 है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर x1 यहाँ पे हमारे कैलकुलेट करने रेशो से कैलकुलेट करके 0.57 आया किसके? xu के। ठीक है, 0.57 ऑफ xu आया, तो मेरे को x2 चाहिए। अगर मेरे पास x1 है इन टर्म्स ऑफ xu और ओवरऑल xu कितना हो गया? 1, तो 1 ऑफ xu माइनस 0.57 ऑफ xu करोगे तो ये समथिंग आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.43 या फिर 0.42 लगभग आएगी वैल्यू, 0.43 और 0.42 ऑफ xu। तो याद रखने हैं दो कांस्टेंट्स कि जब हम प्लॉट ग्राफ की बात करते हैं पैराबोलिक तक, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से लेकर जहां तक पैराबोलिक कर्व है उसका कितना होता है? 0.57 ऑफ xu इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यूट्रल, ये जो इसकी डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, xu से जो डिनोट कर रखी है, और x2 कितना आता है? लगभग 0.42 ऑफ xu आता है। ये आपको कैलकुलेट करना पूरा डिवाइड करके, कुछ नहीं करना, डिवाइड ही करना है सिर्फ। ठीक है, जब डिवाइड करोगे 0.002 को डिवाइड करोगे 0.0035 से, तो यही वैल्यू आती है 0.57 ऑफ xu। ठीक है, तो 57 में 1 में से हमने ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? x2 की वैल्यू आ जाती है। तो ये दो रेशियोज, ये x1 और x2, x1 हमेशा याद रखना है 0.57 xu और x2 0.43 xu, या कई जगह पे आप लोगों की कई बुक्स में 0.42 ले रखा करा था, कर्व्स देखी थी पूरी, उस टाइम डिटेल में किया था, अभी मैं ओवरव्यू सा दे रही हूँ, याद रखना इसको, वैल्यूज को। अब जरा इस डायग्राम में देखते हैं। अब कुछ नहीं किया, हमें ये पता है कि ऊपर वाला जो जोन है वो अंडर कंप्रेशन है, नीचे वाला जो जोन है अंडर टेंशन है। तो अब जब तुम कर्व को यहाँ पे प्लॉट किया, वही वाली कर्व, हमें पता है कि यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस 0 से लेकर यहाँ तक हमारी पैराबोलिक कर्व है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 0.57 ऑफ xu, और जहां तक स्ट्रेट है वहां पे कितना है? 0.43 ऑफ xu। ठीक है, और हमें पता है कि जहां तक पैराबोलिक कर्व वहां पे स्ट्रेन कितना है? 0.002। टॉप फाइबर पे कितने स्ट्रेस लेकर चलते हैं? 0.45 fck। याद रखनी है ये चीजें,
इसको दिमाग में होना चाहिए। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये कहाँ से आया है, अगर इन केस उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद रहती है तो एटलीस्ट इसको दिमाग में बिठा लो कि जो हमारी स्टैंडर्ड कर्व है उसके हिसाब से, जो हमारे कोड कहते हैं उसके हिसाब से यहां तक 0.002 स्ट्रेन रहती है और टॉप फाइबर तक 0.0035 स्ट्रेन रहती है। और स्टील का उस दिन हम लोगों ने किया था पूरा कर्व, जब हमने स्टडी करी थी तो स्टील में स्ट्रेन कितने रहते हैं, बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितने होने चाहिए, तभी हमारा इसके बाद हमारा स्टील क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। 0.87 ऑफ FY बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये कहां से आया था, स्ट्रेन के फॉर्मूला से, प्लस एवरी स्ट्रेन यहाँ पे भी अकर करेगा वो 0.002 पे। ये ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने स्टडी किया था। ये तो क्या, ये तो बात हो गई कर्व्स की। ये पहले वाला जो डायग्राम है वो स्ट्रेन का है और दूसरा वाला जो डायग्राम है वो स्ट्रेस वाली कर्व का है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये लोगों को बताया है वही जो एज पर कोड्स जो भी लिखा होता है उसका हमने इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, ये डायग्राम क्या कह रहा है कि पैराबोलिक है शेप ए से लेकर बी तक। अभी आपको बताया ये इस डायग्राम में देखो, ये ए टू बी यहाँ तक पैराबोलिक है। उसके आगे क्या कह रहा है, बी टू सी क्या है, शेप हमारी लीनियर है। और टॉप फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितने हैं कंक्रीट के, 0.45 FC के। वही इसने यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है कि पैराबोलिक है शेप कहां तक, ए से लेकर बी तक, लीनियर है बी टू सी तक। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की न्यूट्रल एक्सिस से अबव की। अब और कौन कौन से फीचर्स हैं इस कर्व के, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारे स्ट्रेसेस 0 होते हैं। जो एक्सट्रीम अंडर कंप्रेशन का स्ट्रेस ना ऑफ FC के। और स्टील की बात करें तो बताया था FY को हम डिवाइड कर देते हैं 1.15 से। जब डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर्स की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जब डिवाइड करते हैं ये वैल्यू किसकी बराबर आती है, 0.87 FY। कैलकुलेट करके देखना, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करोगे तो वैल्यू 0.8। अगर स्टील में जो हम लेकर चल रहे हैं वो 0.87 FY लेकर चल रहे हैं डिजाइन के अंदर, और अगर हम बात करें कंक्रीट की तो कितने लेकर चल रहे हैं, 0.45 FC के। ये वैल्यूज कहां से आई हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू स्ट्रेंथ की होती है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। कंक्रीट का कोई बताएगा कितना था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट के अंदर? अगर स्टील का 1.15 था, कंक्रीट का कितना था, 1.5। चलिए ये तो बात करी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि इन बेंडिंग लीनियर, हमने देखा था ये वाला स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बना हुआ था, लीनियरली वेरी कर रहा है। ये कहां से पता चला, जब हमने बीम को बेंड किया हमें पता चला कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो अकर कर रहा था टॉप फाइबर पे अंडर कंप्रेशन, मैक्सिमम फाइबर जो कहां है यहाँ पे बेंड हो रहे थे, यहाँ बॉटम में बीम के बेंड हो रहे थे। तो यहाँ तो बॉटम में अंडर टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगा, मतलब ज्यादा उसकी डायमेंशन डेल्टा L बाय L की वैल्यू ज्यादा कहाँ पे आती है, क्योंकि देखो बीम है, बीम इस तरह से बेंड हो रही है तो ज्यादा शेप कहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ तो टॉप बॉटम पे चेंज हो रही है शेप ज्यादा, यहाँ पे बॉटम वाले फाइबर पे चेंज हो रही है। क्योंकि अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L बाय L। अगर एक्चुअल लेंथ L है तो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉप पे चेंज हो रही है। ऊपर वाला अंडर कंप्रेशन है और अंदर नीचे वाला अंडर टेंसाइल है, वहां पे वैल्यू बढ़ रही है। तो स्ट्रेन कर्व क्या कहता है, ये वैरी क्या करती है और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस रहते हैं 0 होते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रेसेस 0 है तो इट मींस यहाँ पे कोई डायमेंशन चेंज भी नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेन भी यहाँ पे क्या कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रेन क्या है, 0। तो मैक्सिमम स्ट्रेन फाइबर पे अंडर कंप्रेशन अकर करेगा या फिर यहाँ पे बॉटम फाइबर पे अंडर टेंशन अकर करेगा। यही यहाँ पे नोट बन के लिखा हुआ है कि इन बेंडिंग स्ट्रेन वेरीज कैसे कर रही है, लीनियरली अक्रॉस द डेप्थ। कौन सी डेप्थ, ये वाली बीम की, ठीक है। वन beam has maximum compression और another edge has maximum tension at somewhere at the, यहाँ पे हमारी स्ट्रेन क्या रहती है, 0 रहती है। वही बता रखा है, स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस क्या है, 0। मैक्सिमम स्ट्रेन एट कंक्रीट कितना है, ये एज पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 0.0035। और अल्टीमेट स्ट्रेन हम लोगों ने ग्राफ में स्टडी किया था। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रेस होती है उसको डिवाइड करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और प्लस हमारे पास जो स्टील के नंबर ऑफ टेस्ट करने पे जो जहाँ पे हमारा जब एकदम से वो यील्ड पॉइंट पे आता है वो 0.0
0.02 वैल्यू थी। तो ये वाली हम लोगों ने उसमें ग्राफ से हमारे पास ये वैल्यू आई थी स्टील की। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है थ्रू दी कोड, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि बैलेंस सेक्शन और अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड क्या है। वैसे तो आप लोगों ने पहले जो थ्योरी ऑफ बीम करा था उसमें कराया था, कोई बताएगा क्या होता है बैलेंस सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन? पूरा चला था ये थ्योरी ऑफ बीम्स, वो वहां पे ये चैप्टर करवाने का मोटिव ही यही था कि यहाँ पे तुम्हें समझ आए, क्योंकि वो तुम्हारा है। वैसे अगर देखा जाए वो तुम लोग एसएम वगैरह में पढ़ के आए हो, अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, याद है? मैंने इसमें भी तुम लोगों को करवाया है कि बैलेंस सेक्शन क्या था, अंडर रीइंफोर्समेंट क्या था। अपने ना जरा पुराने नोट्स जितने भी मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ ना, अपने फोन में फोल्डर बना लो एक, बाकी टीचर्स भी भेजते हैं, आरसीसी का अलग से बना लो फोल्डर, अपने फोन में सेव करो वहां पे। ऐसे तुम्हारी खिचड़ी पकती रही और तुम लोगों को खुद को ही नहीं याद होते कौन कौन सी चीजें कहाँ पे कराई, और फिर बोलते हो समझ नहीं आता, खुद रिवाइज नहीं करते अपने टॉपिक्स। चलिए अगर बात करें बैलेंस सेक्शन की, बैलेंस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था, हमने वहां पे स्टडी किया था कि अगर ये तुम्हारी बीम है, यहाँ पे तुम्हारा कंक्रीट अंडर कंप्रेशन है और नीचे यहाँ पे हमारी रीइंफोर्समेंट है। हमने बताया था जितने भी फोर्सेस इस टेंसाइल जोन में एक्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट बियर करेगी। बैलेंस सेक्शन क्या था कि जो हमारा कंक्रीट हो गया, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन है और जो स्टील की जो स्ट्रेन है वो सेम टाइम पे रीच करेंगे, मतलब अगर दोनों में अगर फेलियर अकर करेगा तो दोनों में सेम टाइम पे अकर करेगा। इस टाइप के सेक्शन को हम लोगों ने क्या बोला था, बैलेंस सेक्शन बोला था बीम के अंदर। ये लिखा हुआ है कि a section is called balance section if for the same applied moment, अगर सेम मोमेंट एक बीम के ऊपर लग रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट मतलब कौन सी वैल्यू होगी, 0.0035 जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन स्टील, स्टील की कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ये वाली वैल्यू क्या कह रहा है, ये जो दोनों लिमिटिंग वैल्यूज है ये दोनों साइमल्टेनियसली रीच करेंगी, मतलब दोनों के अंदर जो स्ट्रेन ये वाले लिमिटिंग वैल्यूज हैं, जहां पे हमें पता है कि वो यील्ड के पास जब भी यील्ड अकर करेगा मतलब कंक्रीट का और स्टील का, तो दोनों पे जो स्ट्रेन वैल्यू है वो क्या कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली रीच करेंगे, मतलब दोनों में जो फेलियर के जो सिम्टम्स रहेंगे वो दोनों को सेम टाइम पे शो करेंगे। ठीक है, उस तरह के सेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। लेकिन अगर यही मैं बात करूं अंडर रीइंफोर्स्ड, अंडर रीइंफोर्समेंट नाम से ही क्लियर है, अंडर रीइंफोर्स मतलब सरिया क्या है, कम है। ऐसा बीम का सेक्शन इसमें सरिया कम है, अगर सरिया कम है तो मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस बियर कौन कर रहा है, कंक्रीट बियर कर रहा है, तो फेलियर पहले किसका अकर कर रहा है, इस टाइप के सेक्शन में स्टील का फेलियर पहले अकर कर रहा है। और इस तरह का सेक्शन हमारे लिए काफी फायदेमंद रहता है, क्यों, क्योंकि अगर अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन है, स्टील पहले फेल कर रहा है, तो जहां पर भी स्टील पहले फेल करता है ना इन कंपेरिजन टू कंक्रीट, तो उसमें क्या होता है, हमें बिल्कुल छोटे छोटे माइनर क्रैक्स ना कंक्रीट में एक एज ए सिम्टम दिखने अर्ली स्टेज में शुरू हो जाते हैं, मतलब फेल नहीं करता है लेकिन बेंडिंग हुई, ठीक है, स्टील फेल हुआ, तो स्टील से ज्यादा जब स्टील की बेयरिंग जितना वो बेयर कर रहा था वो लूज कर गया, ठीक है, तो वो हमें कंक्रीट के अंदर सिम्टम शो करने लगा। तो